हेलो दोस्तों, नमस्कार। एलपी सरकारी जॉब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ इस सेशन का शुरुआत कर रहा हूं। ये कक्षा 7 का दूसरा पाठ जा रहा है। कक्षा 7 का पहला पाठ आपके पास भेज चुका हूं। ये कक्षा 7 का दूसरा पाठ है। कक्षा 7 का पहला पाठ आप पढ़ चुके होंगे, समझ चुके होंगे, याद कर चुके होंगे। आप उसको अच्छे से तैयारी कर चुके होंगे। ये कक्षा 7 का दूसरा पाठ जा रहा है। कक्षा 7 सामाजिक विज्ञान, पृथ्वी और हमारा जीवन, पाठ 2, पृथ्वी के स्थल रूप। पृथ्वी के स्थल रूप, ये पाठ का नाम है। ये आपके पास सेशन भेज रहा हूँ। तो चलिए, अब हम आशा करते हैं कि पहला पाठ याद हो गया होगा। दूसरा पाठ हम आपके पास भेज रहे हैं। इसमें कोशिश ये कर रहे हैं कि जो आपके पास आपकी पुस्तक में अभ्यास दिया हुआ है वो तो हल करवाएंगे ही, पर इस पाठ से जितने ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न बन सकते हैं उन प्रश्नों को भी समाहित किया हूँ, इसलिए कि आपका ज्ञान अधूरा न रहे, किताब से कहीं से भी कुछ आपकी नज़र से बच न पाए, आपकी तैयारी अच्छी हो। इसलिए जितने प्रश्न बन सकते हैं इस पाठ से उतने प्रश्न बनाए हैं, साथ में अभ्यास भी कराए हैं। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। प्रश्न 1, धरातल पर उच्चावच के आधार पर स्थल आकृतियों को 3 श्रेणियों में बांटा जाता है, उनमें से कौन श्रेणी नहीं है। प्रश्न को अच्छी तरह समझें और उसके ऑप्शन को भी अच्छी तरह समझें। एक बार, 2 बार, 3 बार सेशन को देखेंगे, नोटबुक में लिखेंगे, इतने में ही पाठ याद हो जाएगा, ये हम दावा करते हैं। बस अब आप लोग ध्यान से सेशन को देखें 2-3 बार और नोटबुक में लिख भी लें। तो चलिए, पहला प्रश्न, धरातल पर उच्चावच के आधार पर स्थल आकृतियों को 3 श्रेणियों में बांटा जाता है, उनमें से कौन श्रेणी नहीं। नंबर 1, प्रथम श्रेणी के उच्चावच महाद्वीप एवं महासागर। प्रथम श्रेणी के उच्चावच महाद्वीप और महासागर। नंबर 2, द्वितीय श्रेणी के उच्चावच पर्वत, पठार एवं मैदान। द्वितीय श्रेणी के उच्चावच पर्वत, पठार एवं मैदान। तृतीय श्रेणी के उच्चावच टीले, नदी घाटियाँ एवं डेल्टा। चौथा है चतुर्थ श्रेणी के उच्चावच आकृतियाँ एवं स्थल आकृतियाँ। तो आपको इसमें बताना है कि कौन सा उच्चावच इसमें नहीं है। कुल 3 उच्चावच हैं, कौन सा उच्चावच इसमें नहीं है ये आपको बताना है। तो चलिए हम आपको बताने का प्रयास करते हैं कौन सा उच्चावच नहीं है। प्रश्न नंबर 1 का उत्तर हम बताने का प्रयास करते हैं। प्रश्न नंबर 1 में प्रथम श्रेणी के उच्चावच महाद्वीप एवं महासागर हैं। द्वितीय श्रेणी के उच्चावच पर्वत, पठार एवं मैदान हैं। तृतीय श्रेणी के उच्चावच टीले, नदी घाटियाँ, डेल्टा हैं। चतुर्थ श्रेणी के उच्चावच आकृतियाँ एवं स्थल आकृतियाँ नहीं हैं। अब आपसे पूछा जा रहा है कौन सा उच्चावच नहीं है, तो बस चौथा ऑप्शन गलत है, चौथा ऑप्शन नहीं है। तो आपका उत्तर क्या सही होगा? ऑप्शन 4 ये सही उत्तर हो, क्योंकि पूछा गया है उनमें से कौन श्रेणी नहीं है। चलिए अब दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 2,
पृथ्वी की सतह के आकार एवं आकृतियों को क्या कहते हैं? पृथ्वी की सतह के आकार एवं आकृतियों को क्या कहते हैं? उच्चावच कहते हैं, स्थलाकृत कहते हैं, पहाड़ी कहते हैं या ज्वालामुखी कहते हैं। प्रश्न नंबर 2 और साथ में जिन दोस्तों का नंबर आपके पास हो, जिनका लिंक हो, उनके पास भेज दें, शेयर कर दें सेशन को। वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि उनकी भी जानकारी संपूर्ण हो, उनका भी ज्ञान अधूरा न रहे। तो चलिए अब प्रश्न नंबर 2, पृथ्वी की सतह के आकार एवं आकृतियों को क्या कहते हैं? उच्चावच, स्थलाकृति, पहाड़ी, ज्वालामुखी। तो चलिए हम इसका उत्तर बताते हैं। पृथ्वी की सतह के आकार एवं आकृतियों को कहते हैं उच्चावच, उच्चावच कहते हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 3, धरातल की ऊंचाई निचाई से बनने वाले प्रतिरोध को क्या कहा जाता है? धरातल की ऊंचाई निचाई से बनने वाले प्रतिरोध को क्या कहा जाता है? प्रश्न नंबर 3। तो ये मोड़दार पर्वत कहा जाता है या ज्वालामुखी पर्वत कहा जाता है या पठार कहा जाता है या उच्चावच कहा जाता है? प्रश्न नंबर 3। चलिए उत्तर बताने का प्रयास करते हैं। तो हम इसका उत्तर आपको बताते हैं। धरातल की ऊंचाई निचाई से बनने वाले प्रतिरोध को क्या कहा जाता है? तो प्रश्न नंबर 3 का उत्तर होगा उच्चावच। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा, उच्चावच। धरातल की ऊंचाई निचाई से बनने वाले प्रतिरोध को उच्चावच कहा जाता है। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 4, सामान्यतः आसपास के धरातल से ऊंची स्थल आकृतियों को क्या कहा जाता है? सामान्यतः आसपास के धरातल से ऊंची स्थल आकृतियों को क्या कहा जाता है? पर्वत कहा जाता है, पहाड़ी कहा जाता है, मैदान कहा जाता है या डेल्टा कहा जाता है? प्रश्न नंबर 4, सामान्यतः आसपास के धरातल से ऊंची स्थल आकृतियों को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है पर्वत। प्रश्न नंबर 4 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 4 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा, पर्वत। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 5, सामान्यतः आसपास के धरातल से थोड़ा ऊंची स्थलाकृति को क्या कहा जाता है? सामान्यतः आसपास के धरातल से थोड़ा ऊंची आकृति को क्या कहा जाता है? प्रश्न नंबर 5। चलिए उत्तर बताते हैं। पहले ऑप्शन देख लें। पर्वत कहा जाता है, पठार कहा जाता है, मैदान कहा जाता है, पहाड़ी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 5, सामान्यतः आसपास के धरातल से थोड़ा ऊंची स्थलाकृति को क्या कहा जाता है? प्रश्न नंबर 5 का उत्तर सही होगा, पहाड़ी कहा जाता है, पहाड़ी। चलिए प्रश्न नंबर 5 का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर 6, पर्वत समूह को क्या कहते हैं? पर्वत समूह को क्या कहते हैं? पर्वत श्रेणी, ज्वालामुखी, मोड़दार पर्वत, सतपुड़ा पर्वत। प्रश्न नंबर 6, पर्वत श्रेणी को क्या कहते हैं? पर्वत समूह को क्या कहते हैं? प्रश्न नंबर 6, पर्वत समूह को क्या कहते हैं? पर्वत श्रेणी कहते हैं, ज्वालामुखी कहते हैं, मोड़दार पर्वत कहते हैं या सतपुड़ा पर्वत कहते हैं?
प्रश्न नंबर 6, चलिए हम उत्तर बताते हैं। पर्वत समूह को क्या कहते हैं? तो कहते हैं पर्वत श्रेणी। पर्वत समूह को कहते हैं पर्वत श्रेणी। प्रश्न नंबर 6 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 7, जब चट्टानों में पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के कारण मोड़ या वलन पड़ जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? प्रश्न नंबर 7, जब चट्टानों में पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के कारण मोड़ या वलन पड़ जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? प्रश्न नंबर 7 का ऑप्शन देखते हैं। मोड़दार पर्वत या वलित पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत या भूकंप खंड या भ्रंश पर्वत, पर्वत या पहाड़ी। प्रश्न नंबर 7, जब चट्टानों में पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के कारण मोड़ पड़ जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो उत्तर बताते हैं हम आपको। मोड़दार पर्वत या वलित पर्वत। प्रश्न नंबर 7 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 8, चट्टानों के भ्रंशित होकर ऊपर उठने या नीचे धंसने से कौन सा पर्वत होता है? कौन सा पर्वत बनता है? प्रश्न नंबर 8, चट्टानों के भ्रंशित होकर ऊपर उठने या नीचे धंसने को कौन सा पर्वत कहते हैं? कौन सा पर्वत बनता है? प्रश्न नंबर 8, भ्रंश पर्वत या ज्वालामुखी पर्वत या सतपुड़ा पर्वत या पठार में कौन सा पर्वत बनता है? भाई होता नहीं, बनता है। ये होता है की जगह बनता है कर देना। प्रश्न नंबर 8, चट्टानों के भ्रंशित होकर ऊपर उठने या नीचे धंसने से कौन सा पर्वत बनता है? तो प्रश्न नंबर 8 का उत्तर भ्रंश पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत, सतपुड़ा पर्वत या पठार। तो ये बनता है भ्रंश पर्वत। प्रश्न नंबर 8 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 8, चट्टानों के भ्रंशित होकर ऊपर उठने या नीचे धंसने के कारण भ्रंश पर्वत बनता है। प्रश्न नंबर 8 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। और साथ में दोस्तों को इस सेशन को शेयर कर दें और उनसे भी रिक्वेस्ट करें, कहें कि इससे उनको हर पाठ की संपूर्ण जानकारी दी जा रही है इस चैनल पर। इस चैनल से जुड़ें और हर पाठ से जितने क्वेश्चन बन पाएंगे हम उतने आपके पास भेजेंगे कि आपको आधा अधूरा ज्ञान नहीं, संपूर्ण ज्ञान देने का प्रयास करेंगे। चलिए प्रश्न नंबर 9 पे आ जाएं। भ्रंश पर्वत के नीचे बनी घाटी क्या कहलाती है? भ्रंश पर्वत के नीचे निकट बनी घाटी क्या कहलाती है? प्रश्न नंबर 9, भ्रंश पर्वत के निकट बनी घाटी क्या कहलाती है? भ्रंश घाटी कहलाती है, पहाड़ कहलाता है, पर्वत कहलाता है या मैदान कहलाता है? प्रश्न नंबर 9, भ्रंश पर्वत के निकट बनी घाटी क्या कहलाती है? तो प्रश्न नंबर 9, भ्रंश पर्वत के निकट बनी घाटी क्या कहलाती है? भ्रंश घाटी कहलाती है। भ्रंश घाटी प्रश्न नंबर 9 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 9 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 10, ज्वालामुखी मुख से क्या निकलकर पृथ्वी के धरातल पर आता है? प्रश्न नंबर 10, ज्वालामुखी के मुख से क्या निकलकर पृथ्वी के धरातल पर आता है? प्रश्न नंबर 10 का ऑप्शन देखें। मैग्मा, लावा, ए बी दोनों यानी मैग्मा लावा दोनों या कोई नहीं। प्रश्न नंबर 10,
ज्वालामुखी मुख से क्या निकलकर पृथ्वी के धरातल पर आता है? तो प्रश्न नंबर 10 का ऑप्शन सी सही होगा। ऑप्शन सी दोनों, मैग्मा और लावा दोनों। तो आपका उत्तर कैसे हो जाएगा? ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 10 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आए। प्रश्न नंबर 11। प्रश्न 11, भूपर्पटी पर द्वार या मुख से गर्म लावा बाहर आने को क्या कहते हैं? भूपर्पटी पर द्वार या मुख से गर्म लावा बाहर आने को क्या कहते हैं? भूकंप कहते हैं, ज्वालामुखी कहते हैं, पठार कहते हैं, मैदान कहते हैं। प्रश्न नंबर 11, भूपर्पटी पर द्वार या मुख से गर्म लावा बाहर आने को क्या कहते हैं? ये क्रिया क्या कहलाती है? भूकंप कहते हैं, ज्वालामुखी कहते हैं, पठार कहते हैं या मैदान कहते हैं। तो प्रश्न नंबर 11, भूपर्पटी पर द्वार या मुख से गर्म लावा बाहर आने को कहते हैं क्या भाई? ज्वालामुखी कहते हैं। प्रश्न नंबर 11 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 12, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है? भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है? प्रश्न नंबर 12, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है, गुजरात में स्थित है, जम्मू कश्मीर में स्थित है या अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है? प्रश्न नंबर 12, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है? तो इसका हम आपको उत्तर बताते हैं। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न 13, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी किस द्वीप पर है? भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी किस द्वीप पर है? तो देखिए, प्रश्नों को ऐसे सरल शब्दों में आपके पास भेज रहा हूँ और छोटे छोटे बात को लेकर प्रश्न बना दिया हूँ कि आप से कहीं पर चूक ना हो, आपका ज्ञान कहीं अधूरा ना रह जाए। तो आपको पाठ को, किताब को याद कराने का एक अच्छा सा तरीका हम ढूंढ रहे हैं कि आपको कैसे कम समय में, कम मेहनत में पूरा नॉलेज हो जाए, पूरी किताब याद हो जाए, आपका ज्ञान संपूर्ण हो, आपका ज्ञान अधूरा ना रह जाए। तो एक तरीका ये ढूंढा हूँ कि आपको अच्छा से अच्छा ज्ञान दे सकें। तो चलिए, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी किस द्वीप पर है? बैरन द्वीप पर, ह्वांग के मैदान पर, ब्राज़ील के पठार पर, साइबेरिया के मैदान में। प्रश्न नंबर 13, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी किस द्वीप पर है? बैरन द्वीप पर, ह्वांग के मैदान पर, ब्राज़ील के पठार पर, साइबेरिया के मैदान पर। अगर प्रश्न रहे कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन है, तब भी उत्तर यही होगा जो भी हम बताएंगे। अगर प्रश्न यह रहे भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, तो हम अभी आपको जो उत्तर बताएंगे वही उत्तर उसमें भी रहेगा। तो चलिए हम उत्तर बताते हैं। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी किस द्वीप पर है या कौन सा ज्वालामुखी है? बैरन द्वीप पर है, बैरन ज्वालामुखी। बैरन द्वीप पर है, बैरन ज्वालामुखी। प्रश्न नंबर 13 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 14, प्रश्न नंबर 14, पृथ्वी पर अपेक्षाकृत ऊंचे एवं चौरस स्थल रूप क्या कहलाता है? पृथ्वी पर अपेक्षाकृत ऊंचे एवं चौरस स्थल रूप क्या कहलाता है? प्रश्न नंबर 14, पहाड़ कहलाता है, पर्वत कहलाता है, पठार कहलाता है, मैदान कहलाता है?
प्रश्न नंबर 14। पृथ्वी पर अपेक्षाकृत ऊंचे एवं चौरस स्थल रूप क्या कहलाता है? प्रश्न नंबर 14। पृथ्वी पर अपेक्षाकृत ऊंचे एवं चौरस स्थल रूप क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है पठार भाई, पठार कहलाता है। प्रश्न नंबर 14 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15। भूपटल पर समतल किंतु निचले स्थल रूपों को क्या कहा जाता है? भूपटल पर समतल किंतु निचले स्थल रूपों को क्या कहा जाता है? मैदान कहा जाता है, पठार कहा जाता है, पर्वत कहा जाता है, पहाड़ी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 15। भूपटल पर समतल किंतु निचले स्थल रूपों को क्या कहा जाता है? मैदान कहा जाता है, पठार कहा जाता है, पर्वत कहा जाता है या पहाड़ी कहा जाता है। तो चलिए हम उत्तर बताते हैं। भूपटल पर समतल किंतु निचले स्थल रूपों को मैदान कहा जाता है। मैदान कहा जाता है। आपका प्रश्न नंबर 15 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अब ये प्रश्न जो आएगा ये अभ्यास से रहेगा, जो आपकी पुस्तक में अभ्यास दिया हुआ है वो अभ्यास भी कर लीजिए। मैं पहले ही बताया हूँ कि जितने प्रश्न बन सकेंगे वो प्रश्न बना के आपके पास भेजेंगे, और जो आपकी पाठ्य पुस्तक में अभ्यास दिया हुआ है उसको भी हल करवाएंगे। तो चलिए अभ्यास में है प्रश्न 1। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये आपके पाठ्य पुस्तक में अभ्यास में दिया गया है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो चलिए पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है, वलित पर्वत से आप क्या समझते हैं? विश्व के किन्हीं 3 वलित पर्वतों के नाम बताइए। प्रश्न नंबर का वलित पर्वत से आप क्या समझते हैं? विश्व के किन्हीं 3 वलित पर्वतों के नाम बताइए। प्रश्न नंबर का। तो चलिए भाई निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। में पहला प्रश्न आपके सामने है, वलित पर्वत से आप क्या समझते हैं? विश्व के किन्हीं 3 वलित पर्वतों के नाम बताइए। उत्तर का, जब चट्टानों में पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के कारण मोड़ या वलन पड़ जाता है तो वलित या मोड़दार पर्वत कहते हैं। प्रश्न नंबर का जब चट्टानों में पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के कारण मोड़ या वलन पड़ जाता है तो वलित या मोड़दार पर्वत बनता है, इसी को कहते हैं वलित या मोड़दार पर्वत। अब 3 वलित पर्वत के नाम। तो 3 वलित पर्वत के नाम हैं हिमालय, आल्प्स तथा एटलस। आपका ये प्रश्न पूरा हुआ। जब चट्टानों में पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के कारण मोड़ या वलन पड़ जाता है तो वलित या मोड़दार पर्वत बनता है, और 3 वलित पर्वत हैं हिमालय, आल्प्स तथा एटलस। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। ये आपके अभ्यास से प्रश्न लिया गया है, जो आपके पाठ्य पुस्तक में दिया गया है। प्रश्न नंबर ख, ज्वालामुखी किसे कहते हैं? ज्वालामुखी पर्वत कैसे बनते हैं? ज्वालामुखी किसे कहते हैं? ज्वालामुखी पर्वत कैसे बनते हैं? तो उत्तर ख का देखिए, ज्वालामुखी भूपर्पटी पर एक मुख्य द्वार खुला होता है। इस द्वार के चारों ओर लावा एकत्र होने से शंकु के आकार की आकृति बनती है, इसे ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं। फिर से उत्तर देख लें। ज्वालामुखी भूपर्पटी पर एक मुख्य द्वार खुला होता है। इस द्वार के चारों ओर लावा एकत्र होने से शंकु के आकार की आकृति बनती है, इसे ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं। तो चलिए ये वीडियो को पीछे कर के पढ़ेंगे, याद करेंगे, लिखेंगे, नोटबुक बनाएंगे तो और अच्छी तरह से तैयारी करेंगे। आपकी तैयारी अधूरी ना रहे।
हम आपके साथ मेहनत करते हैं, तो आप भी मेहनत करके सेशन को बार बार देखें, सेशन को शेयर करें, नोटबुक बना लें। हम प्रश्न के साथ अभ्यास भी करवा रहे हैं। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर गा, पठार किसे कहते हैं, या मैदानों से किस प्रकार भिन्न है। पठार किसे कहते हैं, यह मैदानों से किस प्रकार भिन्न है। उत्तर गा, पृथ्वी पर अपेक्षाकृत ऊंचे एवं चौरस स्थल रूप पठार कहलाते हैं। पृथ्वी पर अपेक्षाकृत ऊंचे एवं चौरस स्थल रूप पठार कहलाते हैं। यह मैदानों से पृथ्वी के धरातल की आवृत्ति के आधार पर भिन्न है। यह मैदानों से पृथ्वी के धरातल के आवृत्ति के आधार पर भिन्न है। प्रश्न है, पठार किसे कहते हैं, या मैदानों से किस प्रकार भिन्न है। तो पृथ्वी पर अपेक्षाकृत ऊंचे एवं चौरस अस्थल रूप पठार कहलाते हैं। या मैदानों से पृथ्वी के धरातल के आवृत्ति के आधार पर भिन्न हैं। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर घ, महाद्वीप और महासागर किस श्रेणी के उच्चावच हैं। ये की नहीं है, किस श्रेणी के उच्चावच हैं। महाद्वीप और महासागर किस श्रेणी के उच्चावच हैं। ये जो की लिखा है कि नहीं, किस है भाई। देखिए टाइपिंग में थोड़ा बहुत तो मिस्टेक होगी ही, तो उसको हम लिख के आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। महाद्वीप और महासागर किस श्रेणी के उच्चावच हैं। तो उत्तर है आपका उत्तर घ, महाद्वीप और महासागर प्रथम श्रेणी के उच्चावच हैं भाई। महाद्वीप और महासागर प्रथम श्रेणी के उच्चावच हैं। तो प्रश्न नंबर घ का उत्तर हो गया। अब चलिए प्रश्न नंबर 2 पे आते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। और रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, ये आपकी पाठ्य पुस्तक अभ्यास से प्रश्न है। ये आपकी पाठ्य पुस्तक अभ्यास जो दिया गया है उसको हल कराया जा रहा है। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो पर्वत का देखिए, पर्वत, पठार एवं मैदान पृथ्वी पर खाली स्थान है, श्रेणी के उच्चावच हैं। प्रश्न का, पर्वत, पठार एवं मैदान पृथ्वी पर फिर खाली स्थान है, श्रेणी के उच्चावच हैं। तो इसमें ये खाली स्थान में हमने जो लाल पेन से लिखा गया है, यही इसमें रिक्त स्थान की पूर्ति में यही लिखा जाएगा। तो आपका क्या लिखेंगे, पर्वत, पठार एवं मैदान पृथ्वी पर द्वितीय श्रेणी के उच्चावच हैं। चलिए अगले पे आते हैं। प्रश्न, ये गा नहीं भाई, खा है, ये खा है, समझिए, इसको खा मान लीजिए। दूसरा प्रश्न है, भारत का एकमात्र ज्वालामुखी अंडमान निकोबार द्वीप में खाली स्थान, द्वीप समूह में खाली स्थान द्वीप पर है। रिक्त स्थान में क्या भरा जाएगा, भारत का एकमात्र ज्वालामुखी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, फिर खाली स्थान में क्या भरेंगे, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कौन सा ज्वालामुखी है भाई, तो ये ज्वालामुखी है बैरन, बैरन भरा जाएगा इसमें। प्रश्न का में देखा आपने, जो वहाँ पे भरना था वो लिख दिया गया है। प्रश्न खा में, भारत का एकमात्र ज्वालामुखी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में बैरन द्वीप है। अब अगला देखते हैं भाई। अगला है, ये गा है, खाली स्थान है, यहाँ पे खाली स्थान है, महाद्वीप का अधिकांश भाग पठार है। खाली स्थान में क्या भरा जाएगा, गा में खाली स्थान, फिर महाद्वीप का अधिकांश भाग पठार है। तो यहाँ लिखा जाएगा अफ्रीका महाद्वीप का अधिकांश भाग पठार है। तो इसमें अफ्रीका भरा जाएगा।
अभी फिर से तीनों देख लें। का में पर्वत, पठार एवं मैदान पृथ्वी पर द्वितीय श्रेणी के उच्चावच हैं, द्वितीय भरा जाएगा। खा में भारत का एकमात्र ज्वालामुखी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में बैरन द्वीप पर है, बैरन भरा जाएगा। गा अफ्रीका महाद्वीप का अधिकांश भाग पठार है, यहाँ खाली स्थान में अफ्रीका भरा जाएगा। अब प्रश्न 3 देखें। प्रश्न 3, सही जोड़े मिलाइए। इसमें सही जोड़ा मिलाना है आपको। एक तरफ पर्वत के नाम दिए गए हैं, दूसरी तरफ कौन सा है या कहाँ पर है ये दिया गया है। तो वलित पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत, भ्रंश घाटी, भ्रंश पर्वत। वलित पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत, भ्रंश घाटी या भ्रंश पर्वत। दूसरी तरफ है वेसुवियस, नर्मदा, पश्चिमी घाट, हिमालय। तो चलिए भाई अब इसको मिलाने का प्रयास करते हैं। तो इसको ध्यानपूर्वक से जैसा मिलाएंगे आप वीडियो को, सेशन को रोक कर मिला लेंगे, याद कर लेंगे, नोटबुक में लिख लेंगे। वलित पर्वत कौन सा है? वलित पर्वत हिमालय है। फिर से यहाँ पे सही से फिर से मिलाते हैं। चलिए अब मिलाते हैं। वलित पर्वत हिमालय है, ये मिला दिया कि वलित पर्वत हिमालय है। फिर अगला ज्वालामुखी पर्वत वेसुवियस है, ज्वालामुखी पर्वत वेसुवियस है। भ्रंश घाटी, भ्रंश घाटी नर्मदा है, भ्रंश घाटी नर्मदा है। और भ्रंश पर्वत है पश्चिमी घाट, भ्रंश पर्वत पश्चिमी घाट। और वलित पर्वत हिमालय, ज्वालामुखी पर्वत वेसुवियस, भ्रंश घाटी नर्मदा, भ्रंश पर्वत पश्चिमी घाट। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए ये पाठ 2 आपके पास जा रहा है। इससे जितने प्रश्न, पाठ छोटा है, जितने प्रश्न आप बन सकते थे उतने प्रश्न, और साथ में जो आपके पाठ्य पुस्तक में अभ्यास दिया गया है उसका भी हल इसमें करवाया हूँ। आपको समझ में आया होगा। आप 2-3 बार सेशन को देखेंगे, नोटबुक में लिख लेंगे, सेशन को रोक कर देखेंगे, रोक कर लिखेंगे। हम दावा करते हैं कि हम आपकी पाठ्य पुस्तक पूरा कोर्स बहुत कम समय में और बहुत सरल शब्दों में याद करवाएंगे, ये हमारा दावा है। बस हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। आप भी सेशन को बार बार देखें, नोट बनाएं और सेशन को शेयर ज़रूर करें। जो आपके दोस्त हैं, आपके साथी हैं, उनके पास सेशन को शेयर करें और उनको बताएं, उनको समझाने का प्रयास करें कि इस चैनल से जुड़ेंगे तो उनको भी संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। तो इसी के साथ हम यहीं पे सेशन का समापन करते हैं। धन्यवाद।